और बिना हथियार के लड़ने की सोचता है। ये देखकर इग्रिस सरप्राइज होता है और अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़कर अपने पास से 2 हथियार निकालकर जमीन पर फेंकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 11 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनी और जिनवू अपने दिखावे की स्ट्राइक टीम बनाकर खुद ही बहुत सारे गेट को जीत लेते हैं और सफेद बाग गिल्ड के मैनेजर को जिनवू के बारे में पता चलता है तो जिनवू उसे लूटकर धमकी देकर उसका मुंह बंद करवा देता है। शाम ढलते ही जिनवू अकेला ही जंगल के सन्नाटे में पहुंच जाता है और इंस्टेंट डंजन के जॉब चेंज मिशन करने या ना करने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अब तक उसने जो मिशन किए हैं वो जल्दबाजी में किए थे और सिस्टम उसे इस मिशन को करने या ना करने के लिए काफी टाइम दे रहा है, जिससे जिनवू डरा हुआ है कि कहीं ये खतरनाक तो नहीं। लेकिन उसे पता है कि ये मिशन करने के बाद वो और ताकतवर बन जाएगा। जैसे ही जिनवू मिशन करने के लिए हाँ करता है तभी अचानक बहुत सारी चमकती हुई बिजली के साथ एक गेट खुलता है। तो जिनवू को अपने डेली मिशन की याद आती है, लेकिन उसे वो बाद में पूरा करने की सोचकर गेट के अंदर चला जाता है। इस एक्साइटमेंट में कि पता नहीं अंदर कौन होगा, और अंदर हम देखते हैं कि लाल रंग की ड्रेस पहने एक योद्धा खड़ा हुआ है। जब जिनवू अंदर जाता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। नोटिफिकेशन खुलता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपनी पोषक ड्रिंक नहीं पी सकता और ना ही ये मिशन पूरा किए बगैर यहाँ से जा सकता है। इसीलिए अब जिनवू को बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा। तभी एक लोहे का कवच पहने सिपाही को अपनी तरफ आता देख जिनवू अपनी इन्वेंट्री से कसाका के वेनम फैंग को निकाल लेता है और सिपाही के अटैक से जिनवू को पता चलता है कि ये बहुत तेज है और इसका कवच बहुत ही मजबूत है। फाइट करते हुए जिनवू को कसाका वाली फाइट याद आती है और उसी से इंस्पायर होकर जिनवू बोला कि तुम जैसे से मैं पहले भी लड़ चुका हूँ, और जिनवू उसको पीछे से पकड़कर फाड़ डालता है। सिपाही का हेलमेट गिर जाता है और जिनवू अपने आप को बढ़िया वाला अटैक वेस्ट करने पर धमकाता है। तभी जिनवू देखता है कि उसके जैसे और भी आ रहे हैं। एक डाइनिंग रूम में जिनी यूजिन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन यानी के अपने पापा के साथ बैठा है। तभी वहाँ पर जिनी का बड़ा भाई जिनसुंग आता है और जिनी से उसकी खैरियत पूछता है और वो तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उसके पापा देखते हैं कि जिनी ने अपना खाना नहीं खाया है। पापा के पूछने पर जिनी ने बात टाल दी। तो जिनी के पापा अपने बड़े बेटे से गिल्ड बनाने की सिचुएशन के साथ साथ एस रैंक हंटर उनके साथ जुड़े या नहीं इस बारे में पूछते हैं, जिस पर जिनसुंग ने बताया कि बयांग ग्यू और चाहे इन ने तो मना कर दिया, लेकिन उसके दूसरे देश के हंटर को अपनी गिल्ड में जोड़ने की बात जारी है। जिनसुंग जिनी से सी रैंक वाले गेट ऊंची कीमत में खरीदने पर बात करते हैं और उसको बताते हैं कि तुम चाहे कुछ कर लो, लेकिन कभी मेरे रास्ते में मत आना। लेकिन जिनी इस बात से खुश है कि उसके पास तो जिनवू है। दूसरी तरफ जिनवू वहाँ पर उन सिपाहियों को मार डालता है। वो थकने की वजह से आराम करने की सोचता है, लेकिन एकदम से सरप्राइज अटैक से बचकर जिनवू इनविजिबल डीमन को मार देता है और दूर खड़े जादूगर को देखकर हैरान है जो लाइट मैजिक करता है, जिससे जिनवू को कसाका की याद आती है। जिनवू देखता है कि सिपाही, गायब तीरंदाज और जादूगर मिलकर उस पर हमला कर रहे हैं और उनकी कमजोरियां अलग अलग हैं, जिन्हें एक साथ डिफीट करना मुश्किल है, जिनसे लड़ने में अब जिनवू को परेशानी होने वाली है। जिनवू को लगा कि उसे अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाकर ये लड़ाई जल्दी से खत्म करनी होगी और वो भी उसके थकने से पहले। हंटर्स गिल्ड में गिल्ड का लीडर चोई जोंग इन एस रैंक हंटर के रूप में चाहे इन और दूसरे हंटर्स के साथ हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। वे जेजू आइलैंड पर एक सर्च मिशन पर जा रहे हैं, जो सालों पहले फेल हुई उनकी रेड वाली जगह थी और हंटर उसी लड़ाई को जीतने फिर से जा रहे हैं। वहीं पर फाइनली जिनवू अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है और एक सैनिक से उसे बी रैंक चेस्ट प्लेट मिलता है। इसके बाद जिनवू पहली बार अपनी इन्वेंट्री में मौजूद सभी कवचों को पहन लेता है, जो हल्के होने के साथ साथ इनविजिबल भी हो सकते हैं।
थकावट उतारने के बाद जिन्वू आगे बढ़ता है तो एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाता है और अंदर की मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार होकर उस दरवाजे को खोल देता है। तभी उसे तेज हवा का एक झटका लगता है। जैसे ही जिन्वू अंदर जाता है तो दरवाजा बंद होने के साथ ही अंदर के सभी लैंप जल उठते हैं। जिन्वू सामने देखता है कि सिंहासन रखा हुआ है और उसके आसपास लाल रंग की खतरनाक ड्रेस पहने एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा टहल रहा है, जिसका नाम है नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड, जो जिन्वू को उसी इंसिडेंट की याद दिला रहा था। ये देखकर जिन्वू को पसीना आ जाता है क्योंकि ये योद्धा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इग्रिस जिन्वू को रेडी रहने का सिग्नल देकर उसकी तरफ बिजली की स्पीड से भागता है और एक ही अटैक से जिन्वू के पास वाले खंबे को टुकड़ों में तोड़ देता है। इग्रिस जिन्वू को इधर उधर पटक कर मारता है। उसकी स्पीड देखकर जिन्वू डर जाता है और देखता है कि ये इतने भारी कवच में भी इतनी तेज भाग रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। जिन्वू अपने खंजर से इग्रिस पर कई अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ड्रेस या बोले तो कवच की वजह से उन अटैक से इग्रिस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। खंजर को इग्रिस पर बेअसर मानते हुए जिन्वू उसे वापस भेज देता है और बिना हथियार के लड़ने की सोचता है। ये देखकर इग्रिस सरप्राइज होता है और अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़कर अपने पास से 2 हथियार निकालकर जमीन पर फेंकता है। इग्रिस ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो इक्वल होकर टक्कर की लड़ाई चाहता है। इस बीच हंटर एसोसिएशन में जिन च्यूल चेयरमैन गो से बात करने के लिए उसके ऑफिस आता है। चोई जेजू आइलैंड के लिए निकलने से पहले गो को शुक्रिया कहने के लिए फोन करता है, जिस पर चेयरमैन उसको आइलैंड की बातें करते रहने और टीवी इंटरव्यूज में लोगों का ध्यान उस आइलैंड पर बनाए रखने के लिए शाबाशी देता है और उनको वहाँ पर सावधान रहने के लिए कहता है। जबकि चोई तीसरी रेड को याद करते हुए जाने के लिए तैयार हो जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है। दूसरी तरफ बिना हथियारों की लड़ाई में इग्रिस ने जिन्वू को पकड़ लिया और पलक झपकते ही उसे जमीन पर पटक दिया। इग्रिस फिर से उसे उठाकर सामने वाली दीवार पर पटक देता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। जिन्वू जैसे तैसे करके उससे बचता है। जिन्वू को लग रहा था कि उसकी टक्कर किसी बड़ी गाड़ी से हो गई है। अगर उसने कवच न पहना होता तो शायद वो मर जाता। बिना हथियार की फाइट देखकर जिन्वू इग्रिस को बहुत स्ट्रॉन्ग मानने लगता है। तभी जिन्वू अपनी स्पीड का लेवल बढ़ाकर उससे फाइट करने जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और इग्रिस उसको हवा में फेंककर नीचे की तरफ बहुत तेजी से पटकता है। जिन्वू उठता है और फिर से लड़ने लगता है। फाइट करते हुए एक टाइम तो ऐसा आता है जब जिन्वू इग्रिस के मुंह पर किक मारता है, जिससे इग्रिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर तो इग्रिस जिन्वू को इतनी बुरी तरह से पेलता है कि पूछो ही मत। जिन्वू के घर जिना उसका खाना रखकर पढ़ने चली जाती है और वहीं इग्रिस जिन्वू को सिंहासन की तरफ फेंक देता है। इग्रिस आगे बढ़ता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है अपना आखिरी अटैक करने के लिए। इग्रिस अपनी तलवार बुलाता है और जिन्वू पर हमला करता है। अपने हाथ से इग्रिस की तलवार को रोकते हुए जिन्वू ना हारने की बात कहकर अपनी इन्वेंट्री से एक खंजर बुलाता है और इग्रिस की आंख में दे मारता है और उसे धकेलता हुआ एक दीवार से टकरा देता है और उस खंजर को इन्वेंट्री में भेजकर फिर से अपने हाथ में बुलाता है और अपने अटैक्स की ताकत को बढ़ाते हुए बहुत सारे वार इग्रिस पर करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खंजर को इग्रिस के गले में घोंप देता है। इग्रिस नीचे गिर जाता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन जिन्वू को बताता है कि उसका दुश्मन हार गया है। जिन्वू अपनी जीत को एक गुड लक मानता है क्योंकि इस लड़ाई में वो बस हार ही गया था, वो इसीलिए कि इग्रिस जिन्वू से हर चीज में आगे था। जिन्वू इग्रिस को हराने पर मिले रिवॉर्ड्स देखता है, जिसमें उसे बोरा भर के 1.5 लाख गोल्ड कॉइन, इग्रिस वाला हेलमेट जो एस रैंक का है और उसे पहनने पर स्ट्रेंथ और स्पीड 20% इंक्रीज जबकि 15% का कम बॉडी डैमेज मिलेगा और साथ ही साथ एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी। तभी वहाँ पर कुछ पोर्टल खुल जाते हैं जिनमें से लगातार सिपाही निकल रहे थे और जितनी देर जिन्वू सरवाइव करेगा उसे उतने ही ज्यादा एडवांसमेंट पॉइंट मिलेंगे। टाइमर शुरू हो जाता है और जिन्वू उनसे लड़ने लगता है।
सिपाही ज्यादा होने से जिन्वू इनविजिबल हो जाता है, लेकिन एक जादूगर उसकी इनविजिबिलिटी को तोड़ देता है। अभी तक 5 मिनट ही हुए थे और अपने ऊपर मुसीबत बढ़ती देख जिन्वू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक सिपाही के वार से टेलीपोर्टेशन स्टोन छूटकर गिर जाता है और वो सब हमला करने के लिए जिन्वू की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग के एपिसोड 11 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।